हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया था. Yes. Question number 16 and I think इसका first part हमारा हो गया था. First part का last point रहता था D point, which I was telling you. 16th question. हाँ जी. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे. Ma'am, picture is not clear. पिक्चर क्लियर नहीं है, मैंने तो ध्यान से क्लिक किया है. कोई बात नहीं, अभी मैं बोल देती हूँ साथ साथ में, डोंट वरी. बाद में मैं आपको करेक्ट पिक्चर दोबारा से क्लिक करके आई विल सेंड अगेन. ठीक है, अभी आप ट्राई कर लो थोड़ा. Okay, ma'am. करके मैं बोल देती हूँ साथ में, डोंट वरी. 16th, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है. 16th क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट रहता था हमारा, डी पार्ट था नेशनल डेट इंटरेस्ट. वी हैव टू टेल वेदर द हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. मतलब हमने बताना है कि ये आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है या नहीं होती है. दिस इज टू बी टोल्ड. डी पार्ट है नेशनल डेट इंटरेस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर था इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल. ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट. इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज वाई नथिंग हैज बीन टोल्ड टू यू अबाउट दिस, क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक है हमारा. लास्ट ई पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. हाँ जी, एनी वन ऑफ यू कैन टेल, should we include production Yes. for self consumption in the national income? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, she is very right. Production for self consumption, मतलब its imputed value is to be included in national income because अगर अपने पास ना रखते, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना होता, तो इट वुड हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट, देन वी वुड हैव गॉट द मनी. तो अपने लिए रख लिया तो भी अपने आप को ही मनी देंगे, इसका अज्यूम करेंगे. अच्छा, नाउ प्लीज टेल, अगर हो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो होगा इंक्लूड? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. ये याद रखना है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते जो अपनी कंजम्पशन के लिए होती हैं, बट जो चीज़ें होती हैं, गुड्स, दे आर इंक्लूडेड. जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स सर्विस फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, तो वो अपनी सर्विस अपने घर वालों के मेडिकेशन के लिए दे रहा है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड बट सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड. वेरी राइट. नाउ सेकेंड पार्ट, will the following be included in national income? Give reason. First है gift tax. Gift tax will be included in national income or not? Yes. It will, yes नहीं, no, it will not be included. मैं उसका रीजन अभी बताती हूँ. दूसरा भी देख रहे हैं बिकॉज दोनों का रीजन सेम है. बी पार्ट, गिफ्ट टैक्स नॉट टू बी इंक्लूडेड. ठीक है, क्यों नहीं है, जस्ट आई टेल. Second B, scholarship given by the government to poor students. No, ma'am. Both the parts, their answer is no. नहीं include करते. उसका reason क्या है? Both are a kind of transfer payment. ठीक है, अब वो कैसे बनती है? अभी तक हमने नॉर्मली मैक्सिमम जो पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं दे आर बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट टू पीपल. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, या कोई फ्लड विक्टिम्स को हेल्प कर दी, या कुछ भी ऐसे हेल्प कर दी, कोई ओल्ड एज लोगों को उनको फ्री रेलवे टिकट दे दिया, या कोई पेंशन दे दी. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं दे आर मेड बाय गवर्नमेंट टू पीपल. ठीक है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट से हो. अदर साइड कैन ऑल्सो बी देयर. पीपल कैन ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ दीज ट्रांसफर पेमेंट्स टू गवर्नमेंट. तो लोग कौन सी पेमेंट करते हैं? लोग कर सकते हैं जो टैक्स पेमेंट होती है. अगर आपको याद हो तो टैक्स वाले बजट वाले चैप्टर में हमने किया ना, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय ऑल द सिटीजन्स टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट टैक्स पेमेंट. है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो जो गिफ्ट टैक्स है, वो जो गिफ्ट मिलता है हमें, कोई रिलेटिव से हो सकता है, कोई फ्रेंड से, किसी भी से भी हो सकता है पर्सनली, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, तो उसके वो जो टैक्स है दैट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है जी, क्योंकि उसके बदले में कोई वो वन साइडेड पेमेंट है फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट. बदले में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. वो एक सेपरेट बात है कि गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है वेलफेयर के लिए, बट इंडिविजुअली वी कैन नॉट आस्क गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अस बेनिफिट पर्सनली. तो इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम पीपल साइड टू गवर्नमेंट.
सो दैट इज वाई नॉट टू बी इंक्लूडेड, राइट। और जो सेकंड है वो तो आपको पहले क्लियर है, स्कॉलरशिप ये ट्रांसफर पेमेंट है फ्रॉम गवर्नमेंट टू पीपल, ठीक है जी। अच्छा चलो नाउ और ऑप्शन करके न्यूमेरिकल है, यू प्लीज टेक आउट योर नोटबुक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, नोटबुक निकाल लीजिए, मैं आई जस्ट स्पीक द वैल्यूज ऑल्सो। कैलकुलेट gross national product at market price. Calculate gross national product at market price from the following data. All values are in rupees lakhs. Okay, not crore. Values are in rupees lakhs. First is wages and salaries 500. Wages and salaries 500. Second, net capital formation 100. Net capital formation 100. Next, exports 50, 50. Exports 50, imports 60, 60. Imports are 60, 60. Next, gross capital formation 120. Gross capital formation 120, 120. Next, employers contribution to social security scheme 20. Employers contribution to social security scheme 20. Next is net factor income from abroad minus 10. Net factor income from abroad minus 10. Next is rent and interest 250, 250. Next is profit 400. Profits 400. Next, indirect taxes 50, 50. Indirect taxes 50. Next, subsidies 10. Subsidies are 10. ठीक है, निकालना है आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। नाउ यू कैन सी इन द स्टेटमेंट nothing has been mentioned with regard to the use of formula, means which method is to be applied, right? But by observing all these values, we can easily assess which method can be suitably applied here. Anyone can tell? Which method should be applied? Income method. Very Income method. Income method. Very good. Income method needs to be applied because all values are related to it. So I am just writing on the board. Those who don't know, जिनको आता है, they can start on their own. Income method. Now we have to calculate G and P at market price. G and P at market price. Now we know anything to be calculated with this method is to be started with NDP at factor cost. NDP at factor cost. We need to add depreciation here plus depreciation. Then we need to add net indirect taxes plus net indirect taxes. Then concept to be made is national and given is we are having domestic. That means net factor income from abroad. So this is the formula. Now we have to expand this NDP at factor cost. You have to write in exam in full words. Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. All these three when added they make NDP at factor cost. ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के नीचे फिर ब्रैकेट में यू हैव टू ऐड रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रॉयल्टी इज नॉट गिवन तो जीरो है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स आर गिवन, यू कैन ऐड दैट. आई होप ऑल आर डूइंग.
All students, please keep your video on बेटे. तनवीर, इशिता, दिव्यांशी, वीडियो ऑन रखो तभी मुझे पता चलेगा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. इशिता, yes, that's better. Excuse me, ma'am. अच्छी बेटे. Ma'am, please repeat value of net factor income from abroad. एक मिनट. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10. Okay, ma'am. Anyone else? अगर if any value is not clear, please tell me. I can repeat. Net factor income from abroad -10. हाँ जी, हरलीन, नमन, वंदना, प्रथम अकर, videos are still off. ऑन करिए बेटे. यति, गुरलीन, that means these students have started the attending of meeting, but right now they may not be attending. Chalo, that is your wish if you don't want to show yourself. Hanji, anyone? Ma'am, 1220. 1220. Very right. Perfectly right answer. 1220. This is the answer. Okay. All values are quite simple. कोई complication नहीं है बीच में. Only formula is to be written correctly. बाकी कुछ खास हमने कोई complex वाला कुछ नहीं है कि कोई चक्कर पड़े हमें. All values are clear. तो 1220 rupees lakhs. ठीक है जी. पिक्चर नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से क्लिक करके मैं आपको दोबारा भेजूंगी पीडीएफ बना के. डोंट वरी. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा. होप ऑल हैव डन. Our next question is 17th question. हाँ जी, this is interesting question. Explain या elaborate the objectives of overall fiscal discipline and rapid economic development in the government budget. 6 marks का question. Elaborate the objectives of overall fiscal discipline and rapid economic development in the government budget. अब करना क्या है इसमें? Firstly, you see, question is for 6 marks and 2 points have been asked. ठीक है? तो first of all, we should keep this division in our mind कि each point carries 3 marks only. So each heading is to be answered in 3 points या 3 या 4 points briefly, keeping in view the marks. ठीक? अच्छा, now directly both these points are not given in that chapter. Government budget के objectives में सीधे सीधे these headings are not given. है ना? सीधा नहीं दिया हुआ है. But nothing to worry. Indirectly everything has been read by us. वो कैसे? Overall fiscal discipline. ठीक? अब fiscal discipline का मतलब क्या होता है? If any one of you wants to tell, you are most welcome. पहले आप Redistribution of income and wealth. तो बेटे please tell me the name because video is off है, मुझे पता नहीं चल रहा कौन बच्चा बोल रहा है. Ma'am, Kanika. कनिका, हाँ जी बेटे, कनिका बताइए. Ma'am, objective can be the redistribution of wealth and income equally. Okay, Physical. ठीक है. कोई और बच्चा? Anyone else? Reallocation of resources. हाँ जी. Reallocation. Reallocation. Okay, और कोई? Economic stability. Okay, fine. और सभी अपने अपने व्यूज प्रकट कर दो पहले जरा. Then I tell. Economic growth. Economic growth. वो तो अगले वाले में आ जाएगा ना, वो सेकंड हेडिंग है. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस फर्स्ट वन, फिस्कल डिसिप्लिन वाला. चलो, नाउ आई टेल. आपको नहीं क्लियर हुआ, इसका मतलब ये है, ये पॉइंट्स नहीं आने जो भी आपने बताए, डायरेक्टली नहीं आएगा. यहाँ पर आना फिस्कल डिसिप्लिन का पहले मतलब क्या होता है. फिस्कल डिसिप्लिन मतलब इन द बजट गवर्नमेंट शुड टेक केयर कि भी इट्स एक्सपेंडिचर्स शुड नॉट एक्सीड इट्स रेवेन्यू. जैसे आपकी जितनी इनकम है, आप मैक्सिमम कितना का खर्च आपको करना चाहिए, एट द मोस्ट जितनी आपकी इनकम है, उससे ज्यादा करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है ना. तो ऐसे ही गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब कि वी हैव टू स्पेंड कीपिंग
कीपिंग इन व्यू अवर इनकम लेवल। या तो हम उससे कम खर्च करना चाहिए हमें, या एट द मोस्ट जितनी इनकम है वी कैन स्पेंड है। तो सेम थिंग अप्लाइज टू गवर्नमेंट कि फिस्कल डिसिप्लिन मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंड, डिसिप्लिन मतलब कंट्रोल करके रखना, फिस्कल मतलब बजट को। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सीड इट्स एक्सपेंडिचर्स ओवर एंड अबव इट्स रेवेन्यूज। रेवेन्यू दोनों तरह की, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, दोनों तरह की रिसीट। तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट। तो अगर गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर्स एक्सीड, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम होती है? फिस्कल इनडिसिप्लिन हो जाएगा, जिसको हम डिफिसिट बोल देते हैं। देयर विल बी बजट डिफिसिट, घाटे का बजट बनेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, रेवेन्यूज कम होंगी, रिसीट्स कम होंगी, तो नेगेटिव में बजट जाएगा, माइनस में जाएगा, है ना, नुकसान होगा। तो उस केस में मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू या कीप ए कंट्रोल ओवर इट्स एक्सपेंडिचर्स। एक तो ये हो गया। सेकंड आप बना सकते हो कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंक्रीज इट्स रिसीट्स, both types of receipts, capital and revenue receipts. It should try to expand those receipts, income from those receipts. Number 3 पे आप ऐसे बना सकते हो कि if in case government does not pay attention to this, so then in that case expenditures will be more than receipts. So in that case government will be faced by a position of budget deficit. So in order to cover up that deficit, government may need to borrow from the central bank of the country. बोरो तो किसी से भी कर सकती है, फॉरेनर से, पब्लिक से, सेंट्रल बैंक से, तो आपकी मर्जी है। सेंट्रल बैंक वाला थोड़ा सा पॉइंट बनाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट मे हैव टू टेक मनी, बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, आरबीआई से। तो अगर आरबीआई से बोरो करती है तो आरबीआई क्या करता है? बाय कीपिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, वो फिर न्यू करेंसी इशू करता है, जिसको हम बोल लेते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। नई करेंसी इशू करके वो लोन के तौर पे प्रोवाइड्स टू गवर्नमेंट। तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो जब न्यू करेंसी को देता है, न्यू लोन देता है गवर्नमेंट को इशू करके, नए नोट बना छाप के, तो उस केस में क्या हो जाता है? कंट्री के अंदर मनी सप्लाई एक्सपेंड कर जाती है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है, बट उतना ही प्रोडक्शन उस स्केल पे, उसी लेवल पे एकदम से इंक्रीज नहीं होती है। लोगों को इनकम तो मिल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है, तो इनकम तो इंस्टेंटली हो जाती है, बट काम उतने इंस्टेंटली नहीं होते, वो थोड़ा प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है। तो इन दैट केस फिर क्या हो जाता है? कंट्री के अंदर मनी सप्लाई एक्सीड्स दैट, फर्दर दैट मे गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा वाइंड अप करके आपने अपने अकॉर्डिंगली यू कैन राइट इन 3 और 4 पॉइंट्स। ठीक, आई विल सेंड द आंसर की ऑल्सो, वो भी भेज दूंगी, बट आप समझ लो कि फिस्कल डिसिप्लिन means government has to keep a control over its expenditures and revenues. If expenditures exceed the revenue of the government, यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब सिर्फ रेवेन्यू रिसीट नहीं, रेवेन्यू मतलब इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर एक्सपेंडिचर्स एक्सीड, तो देन इन दैट केस देयर विल बी बजट डिफिसिट। नंबर नेक्स्ट करके, in case of that budget deficit, government may have to borrow from the central bank, which may further lead to the problem of deficit financing. फिर अगला पॉइंट, deficit financing leads to the expansion of money supply in the economy. That means there can be problem of further inflation also. So in order to come out of all these problems, ये problems हुई ना, तो फिर इस करके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? It should try to curtail its expenditures and increase its receipts. बैलेंस में रखना चाहिए, डिसिप्लिन में रह के खर्च करना चाहिए, एक्सेस में खर्च नहीं करना चाहिए, ये पूरे का मतलब है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बेटे, देन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगला पॉइंट है, अब आप हेडिंग दोगे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ जी, कैन एनीवन ऑफ यू, एनीवन हु वांट्स टू टेल कि बजट में गवर्नमेंट कैसे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान देती है? यू शुड टेल बेटी, क्या होगा? गलत ही हो जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। यू शुड टेल। एनीवन? Ma'am, हाँ जी बेटे। the objective of economic development, overall economic development, is being achieved by government through preparing its budget. For example, government invest in developing infrastructure of the economy to provide adequate facilities for growth and
sufficient growth and development of the economy, government also has developed many public sector enterprises which adds to the flow of goods and services. यस परफेक्टली राइट, वेरी राइट आंसर, बस इसी को पॉइंट्स बना देना। तो ओवरऑल क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर शुड बी डेवलप्ड, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड, कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो नीड्स टू बी डेवलप्ड, कंट्री के अंदर जो ट्रेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड नीड्स टू बी डेवलप्ड एंड एनकरेज्ड। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि बजट की बात हो रही है तो मेनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो इन्हीं 3-4 बातों को अपने पॉइंट्स बना देना है कि ओवरऑल रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी, दिस फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, नंबर 1 बाय एनकरेजिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में क्या करे। अब गवर्नमेंट अपने ध्यान रखना है मनी सप्लाई वाले वो जो मॉनिटरी पॉलिसी के मेथड्स है वो तो नहीं लगा सकती, तो कैसे गवर्नमेंट कर सकती है? गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इरिगेशन के काम में पैसा लगा सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, रूरल एरियाज में रोड्स बना सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वहाँ पे कर सकती है ताकि फार्मर्स को ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल ना हो, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकती है। तो दैट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, बजट में उसका प्रोविजन कैन बी डन। फिर ऐसे इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए, तो इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से भी एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी इनिशिएटिव ले सकती है, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सकती है। तो उसके लिए खर्च के लिए प्रोविजन दैट कैन बी केप्ट फ्रॉम द बजट, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू डेवलप इंडस्ट्रीज more infrastructure is required, so for more development of infrastructure more public expenditure can be provided in the budget। उसके बाद फिर आप ले लो ट्रांसपोर्टेशन का, जितने सेक्टर्स आपको ध्यान में आते हैं यू कैन राइट अबाउट दोस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, और ट्रेड के लिए, ट्रेड की एनकरेजमेंट के लिए जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, कोई कंसेशंस दे सकती है, इस तरह के जो फ्रूटफुल ट्रेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द ट्रेडर्स। ठीक, तो ऐसे करके आपने 3-4 पॉइंट्स बना लिए। यहाँ बुक में ना पैराग्राफ बना के दिया हुआ है, स्मॉल पैराग्राफ, आपने वैसे नहीं करना, यू शुड मेक 3-4 पॉइंट्स, क्योंकि हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्रीकल्चर। अब आप ध्यान से देखो, इन तीनों चारों फील्ड्स में गवर्नमेंट को बजट में एक्सपेंडिचर ही करना है और कुछ नहीं कर सकती। ट्रेड में सब्सिडीज दे सकती है, एग्रीकल्चर में भी सब्सिडीज दे सकती है, देन एक्सपेंडिचर करेगी बाय इन्वेस्टिंग इन इरिगेशनल एक्टिविटीज। फिर जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए भी कोई अपनी ओर से भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब 2 टूल्स ऑफ द बजट कैन बी यूज्ड, 1 पब्लिक एक्सपेंडिचर, 1 सब्सिडीज। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये हमें डायरेक्ट चैप्टर में कहीं नहीं दिया हुआ है, बट इनडायरेक्टली व्हेन वी गो थ्रू दैट चैप्टर तो हमें समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट ये सारे काम कर सकती है, ठीक है जी। चलो, नाउ कम टू पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड? February 91, April 91, June 91, July 91? April 91. July 91. July 91. July 91. Right answer is July 91. ठीक है, अप्रैल फरवरी कुछ नहीं है, ज्यादा मिस्टेक आपको गलती लग सकती है जून और जुलाई में, तो फिर वहां याद रखना है जुलाई है, जुलाई 91। नेक्स्ट 19th question, India entered the dash stage of demographic transition after the year 1921? Second. Second. हाँ जी बेटे प्लीज। Second. Second. Yes, second stage is the second stage of demographic transition। इसका मतलब ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब पॉपुलेशन थ्योरी। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, आपको सिलेबस में नहीं है ये थ्योरी बट वैसे पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। जितनी बर्थ होती हैं डेथ्स का भी कोई हिसाब नहीं होता, डेथ्स भी ज्यादा ही होती है, तो फिर पॉपुलेशन की कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती, जितने बच्चे होते हैं उतने लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो देयर इज नॉट मच पॉपुलेशन ग्रोथ इन दैट फर्स्ट स्टेज। एक सेकेंड बेटे, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी। तो फर्स्ट स्टेज में बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई,
तो वो 1921 से पहले था। अब 1920 के बाद क्या हुआ, बर्थ रेट ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई कंसिस्टेंटली, बर्थ रेट इज मोर एंड डेथ रेट इज लेस। तो अब ध्यान से सोचो, अगर डेथ्स कम होंगी और बच्चों का बर्थ होता जाता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, बर्थ रेट मोर डेथ रेट लेस। और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें बर्थ रेट लेस, सॉरी डेथ रेट लेस एंड बर्थ रेट इज ऑल्सो लेस। ठीक है, पहले में था फर्स्ट स्टेज में दोनों हाई, सेकेंड में था बर्थ रेट मोर डेथ रेट लो, और थर्ड स्टेज में होता है दोनों रेट्स लो, कम बर्थ भी कम होते हैं, बच्चों के बर्थ भी कम होते हैं और डेथ भी कम लोगों की होती है, तो वो थर्ड स्टेज होती है। तो यहाँ पे हमारे कंट्री में जो चल रहा है 21 के बाद से अभी तक चल रहा है, वो ये सेकंड स्टेज चल रही है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। असर्शन है, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि असर्शन आपको इसी क्लास के चैप्टर्स की हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, कॉस्ट वाले चैप्टर का एग्जांपल दिया, तो उसमें कोई बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ है पिछले साल में। हाँ जी, असर्शन है, इन शॉर्ट रन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल लेबर एंड मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। आई रिपीट दैट, in short run, marginal cost of output is the cost of additional labor and materials used in production. मैं marginal cost की definition बोलती हूँ, आपको याद आ जाएगा। Marginal cost means addition to total cost when one more unit of variable factor is used. यही था ना, तो वेरिएबल फैक्टर अब यहाँ पे देखो, लेबर भी मटेरियल वेरिएबल फैक्टर है, मटेरियल भी वेरिएबल फैक्टर है, रॉ मटेरियल, रॉ शब्द नहीं लिखा बट दैट इज रॉ मटेरियल, तो जो भी उसका एडिशनल होता है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। आगे क्या दिया रीजन में, मटेरियल्स एंड लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन अलोन वेरी इन शॉर्ट रन। शॉर्ट पीरियड में आपको याद होगा टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जो वेरिएबल फैक्टर है दैट इज लेबर एंड रॉ मटेरियल, दे कैन वेरी, मतलब उनको चेंज किया जा सकता है इन शॉर्ट रन। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। अब आप बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ए ऑप्शन, हाँ जी बेटे, सी ऑप्शन, C option. बी के सी, C. सी सी फॉर कैट वाला, ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन ठीक है कि दोनों बातें ये ठीक है, और जो आर है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अच्छा चलो नाउ और करके वो भी ऐसा ही दिया हुआ है। Assertion है, post reform liberal trade policies have stimulated India's growth. Stimulated होता है बढ़ाना, increase करना, और पोस्ट रिफॉर्म का मतलब है 1991 के बाद से, जुलाई 91 के बाद से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, कि उन सारी ट्रेड की, जो ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसीज लगाएगी बाय गवर्नमेंट अंडर दैट एलपीजी प्रोग्राम, तो उससे इंडिया की ग्रोथ बढ़ी है। ठीक, रीजन दिया हुआ है, private enterprise got opportunities to contribute to the growth of Indian manufacturing industry. कि जो प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करने की, कुछ बनाने की। तो अब आप बताइए कि ये ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा इसमें? मैम ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन सी आएगा, इसमें भी करेक्ट आएगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए ज्यादा इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होगी तभी ग्रोथ होती है। तो ये दोनों ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। अगर ए वाली असर्शन रीजन की जगह कुछ और भी दिया होता जो लॉजिकली सूट करता, कि जिसके करके प्रोडक्शन बढ़ती है, तो वो भी करेक्ट होना था। ठीक है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हमारा आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ए ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो अगला भी ऐसा ही है, assertion रीजन टाइप का। assertion is use of goods and services from which one can be excluded are pure private goods. Let me repeat, assertion is use of goods and services from which one can be excluded are pure private goods, और उसका रीजन दिया है, such goods and services are not provided free by the state. Such goods and services are not provided
फ्री बाय द स्टेट। हाँ जी, मतलब ये है असर्शन का कि जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसमें किसी को भी बाहर किया जा सकता है, मतलब जिसमें किसी को, ये लिखा ना वन कैन बी एक्सक्लूडेड, मतलब जिसको यूज करने से किसी को रोका जा सकता है, तो वो प्राइवेट गुड्स होती है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोच लो, यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स होती हैं, नोबडी कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम यूजिंग दोज गुड्स। जैसे पब्लिक गुड्स का मतलब पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे रोड्स है, फ्लाईओवर है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, पब्लिक स्कूल है, पब्लिक लाइब्रेरी है, कोई पार्क है, पब्लिक पार्क है, वहां से तो हम किसी को नहीं रोक सकते उसको यूज करने से। किस चीज को यूज करने से रोक सकते हैं? किसी की जो प्राइवेट गुड होती है, किसी की कार है, किसी का स्कूटर है, किसी की कोई पर्सनल चीज है, प्राइवेट है, उस चीज को हम सारे पब्लिकली यूज नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट आई एम ट्राइंग टू से प्राइवेट गुड को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब किसी को प्राइवेट गुड यूज करने से एक्सक्लूड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और जिससे नहीं रोका जा सकता वो पब्लिक गुड्स होती है, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज या पब्लिक यूटिलिटीज होती है। तो उसका रीजन क्या दिया हुआ है? सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय द स्टेट। मतलब जो प्राइवेट गुड्स हैं, असर्शन के मुताबिक जो बात बनी कि वो प्राइवेट गुड्स को स्टेट मतलब गवर्नमेंट फ्री में नहीं देती है लोगों को। तो बताइए, दोनों बातें ठीक है Yes, ma'am. ना? दोनों ठीक है। प्राइवेट गुड्स कोई किसी को फ्री में नहीं देता है। दूसरा, प्राइवेट गुड्स को देने का राइट भी सरकार के पास नहीं है, वो दे ही नहीं सकती किसी के। तो इसका मतलब जो आर है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन का सीक्वेंस क्या है। हाँ, फर्स्ट वाला ए ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा सुजेशन है, ऐसा क्वेश्चन मान लो, जैसे ये मुझे लगा कि शायद कईयों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उस केस में आपने क्या करना है, स्पेस छोड़ दो, बाकी का पेपर अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि यहाँ पर सोचने में दिमाग वहीं अटक जाता है कई बार, क्या होगा क्या होगा, तो आप कभी रॉन्ग ऑप्शन लिख देते हो, फिर नहीं आपको लगता है नहीं नहीं ये नहीं ठीक है, कोई और है, कटिंग होती है, ओवर राइटिंग होती है। तो बेटर इज लीव द क्वेश्चन फॉर द टाइम, छोड़ दो उसको, पहले स्पेस छोड़ के मतलब उसको छोड़ दो अभी के लिए। उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। जब सारा हो जाए तो लास्ट में इसको सोचो कि क्या हो सकता है, फिर आपको जो अपने दिमाग से ठीक लगे, बेस्ट पॉसिबल लगे, फिर आप करो। बट प्लीज अवॉइड कटिंग, वो कटिंग जो होता है ना वो एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम सेकंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव टर्म्स इन कॉलम वन। एक में मतलब टर्म दिया हुआ है, दूसरे में उसके बारे में वन फीचर हैज बीन गिवन। तो ऐसे मतलब मैच द कॉलम। तो ऐसे क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप शुरू करो जो आपको आता हो। 1 2 जरूरी नहीं 1 ही पहले करना है, इसमें से जो आपको याद आ रहा है पहले आप वो बता। हाँ जी, फर्स्ट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, सेकंड है प्रधानमंत्री जन धन योजना, थर्ड है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लास्ट है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, और इधर कॉलम 2 में दिया हुआ है लॉन्च्ड इन 2014, सेकंड है फॉर द अर्बन पुअर, फॉर नेक्स्ट है नोटेड प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1970s, और लास्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। हिंट भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट वाला। अर्बन पुअर के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो सी वाला पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो वो हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाला आ गया। उसके बाद जो मुझे याद आ रहा है, जब ये न्यू गवर्नमेंट आई थी, मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो फर्स्ट ईयर में 2014 में आई थी, तो उसी साल जनधन योजना वाज स्टार्टेड। मतलब आपको अपने मन में जो क्लिक करे पहले, तो मुझे जैसे ये क्लिक कर रहा था, जनधन योजना वाज स्टार्टेड इन 2014, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं, जनधन योजना लॉन्च्ड इन 2014। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसके बाद फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब आप याद करो 9th क्लास में भी आपने एक अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में ये किए हुए थे, कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और भी कई सारे। तो ये फूड फॉर वर्क उसी से रिलेटेड है,